हम लोग ये सोचे हैं कि यहाँ से लोग जीत के जाते हैं, हमेशा विपक्ष में आजमगढ़ की सीट गई है, हमेशा जाता है, लेकिन फूल तो खिला। हम लोग भाई यहाँ जातवाद ज्यादा है, अब बाहुल क्षेत्र है, हम लोग बाहुल क्षेत्र देखते हुए चाहते हैं कि आजमगढ़ का विकास हो और आरक्षण की जो बात है, आरक्षण यहाँ जितने भी गौड़ और जितनी भी तमाम जातियां पिछड़ी अनुसूचित में है, सुविधा जो भी सरकार आई वो वादा की लेकिन दी नहीं आता। तो इस बार भी क्या वादों का लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, क्या पिछड़ा और दलितों का आरक्षण बचा लेंगे? इस लॉलीपॉप को जनता समझ रही है कि नहीं समझ रही? जी जी समझ रही है सर, लेकिन जो भी है विकास भारतीय जनता पार्टी के जरिए विकास हुआ है। आजमगढ़ में भी खुद विकास का न्यू जो आजमगढ़ में विश्वविद्यालय डाला गया, मधुरी हवाई अड्डा, ये लोग विकास केवल करके गए समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसको पूरा नहीं किए। और आजमगढ़ की जनता बार बार जो है इनको जिताई है और इस बार काफी बदलाव चाह रही है। क्या है आप लोगों के मन में? नेताजी तो नहीं है, सफेद कुर्ता पहन के आते हैं लोग, तो लगता है कि नेताजी आजकल घूम रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे तक माइक आई। और आज जो इंडी गठबंधन है वो पहले ये तो पता कर ले वो कितने सीटों से लड़ रहा है। वो खुद ही चिल्ला रहे हैं 400 पार, उनके नेता चिल्ला रहे हैं 400 पार। और अखिलेश जी का भी बयान आपने देखा है, सुबह में उनका बयान आया था खड़गे जी का कि हम 10 किलो राशन देंगे। कुछ दिन पहले इन्हीं के लोग चिल्ला रहे थे कि राशन से शासन नहीं चलेगा और 5 की जगह 10 दे रहे हैं। राशन से शासन नहीं चलेगा, लेकिन जब वोट चाहिए तो राशन भी देंगे और पैसा भी देंगे महीने में। क्या जी? मेरा समाजवादी पार्टी के अपने प्रवक्ता से एक सवाल है कि आप मुलायम सिंह ने जो आजमगढ़ के लिए किया उसके लिए हम सब उनका धन्यवाद करते हैं। आप कमिश्नरी दिया उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे 2019 में अखिलेश यादव जी यहाँ से चुनाव जीते थे, 3.5 वर्ष वो आजमगढ़ के सांसद थे। सीधा सवाल है कि 5 काम उन्होंने अखिलेश यादव जी के जो निधि से हुआ हो आजमगढ़ की जनता के लिए हमको गिना दें। ठीक है, एक सेकंड। नहीं, आप बहस में नहीं आए, अपने मन की बात करने आए। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम विनायक सिंह है। मैं अशोक यादव जी से पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 10 विधायक हैं, 10 विधायक अपने घर तक की नई सड़क बनवा पाए तो अपने जनता के लिए क्या कर पाएंगे? उनके घर तक की सड़क बनवाने का काम 1.5 साल में निरहुआ जी ने किया। अरे भाई, सब बीजेपी के ही सपोर्टर है कि कुछ बाकी वाले भी हैं? रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, माइक छोड़ दीजिए। मैं भाजपा का ही हूँ, लेकिन मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, जो नेशनल एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है, जो 8 गांव जा रहा है, उन गांव के लोगों को यह कहाँ बसाने का प्रस्ताव रखे हैं? वो गांव के लोग कहाँ जाएंगे? और भारत की संस्कृति गांव से विकास करती है, शहर से नहीं करती। ठीक है, एक सेकंड और थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हाँ, 1 मिनट। हाँ जी। 15 महीने में जितना निरहुआ ने काम किया है, ये समाजवादी हो, कांग्रेस हो, 75 साल में वो काम नहीं किया हो। निरहुआ ने हवाई अड्डा बनवाया और पूर्वांचल विश्वविद्यालय बनवाया, गरीबों को राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, गरीबों के लिए, किसान के लिए सम्मान निधि हो रही है और अनेक काम इस शासन में हो। ठीक है। हाँ सर, आपका जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो एक गाना बजा था, यह देश है वीर जवानों का। मैं पूछना चाहता हूं अपने सभी प्रवक्ताओं से, जब यह देश वीर जवानों का है तो इस देश के नेताओं को पेंशन क्यों दी जाती है? क्यों दी जाती है? हमारे अरे वो भी तो कभी जवान रहे होंगे, वीरता दिखाई होगी। ठीक है, वो दिखाए हैं, लेकिन बॉर्डर पे जो हमारा पैरामिलिट्री का जवान है, हमारे पुलिस के साथी यहाँ हैं, हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं, उनको पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? ठीक है, ये एक सवाल है। लेकिन अशोक यादव जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना कि संविधान को बचाना है और संविधान की बचाने की लड़ाई है 2024 का चुनाव। 4 चरण का चुनाव हो चुका है। मेरा सवाल सीधा सीधा है कि आप लोग संविधान को कैसे बचाएंगे? मुसलमानों को आरक्षण देकर, यानी कि धर्म के आधार पर आरक्षण देकर आप लोग संविधान को बचाएंगे या दलितों और पिछड़ों का आरक्षण बचाकर संविधान को बचाएंगे? देखिए, आपने 2 सवाल किया। पहला सवाल आपने जो किया उसका जवाब यह है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, जो कि देवगौड़ा जी की पार्टी है, उसने धर्म के आधार पे कर्नाटका में आरक्षण देने का काम किया। भाजपा आज उनके साथ है। दूसरा, जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू का, उन्होंने भी धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की है, मोदी जी उनके साथ हैं। पहले तो ये जस्टिफाई करें। और दूसरी बात,
आपने कहा पिछड़ों दलितों का आरक्षण, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों दलितों का आरक्षण योगी सरकार लूट के बैठी, वो कब वापस करेगी? 350 मेरे एक सवाल है अशोक भाई कि अगर आप लोग पिछड़ों और दलितों का आरक्षण उठाकर मुसलमानों को देंगे तो फिर यहाँ के यादवों के साथ अन्याय करेंगे, और अगर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे उधर से निकालकर या कहीं और से लाकर, तो जो संविधान संगत नहीं है तो आप उनको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं सिर्फ। देखिए, सवाल सबसे बड़ा उठता है कि आज अगर 350 लेटरल एंट्री से आईएएस बनाए गए हैं तो पिछड़ों दलितों का हक इसमें लूटा गया कि नहीं लूटा गया है? 350 लोगों में कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं? 350 लोगों को बता दीजिए आप। और दूसरा चीज, आज बताइए योगी सरकार में 75 जिलों में कितने डीएम, कितने एसपी, कितने जो बाकी अधिकारी पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं? हर अधिकारी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ है? आप लोग सभी लोग समझदार देखिए। नहीं तो हर अधिकारी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? हर अधिकारी के नाम के आगे क्या लिखा हुआ होना चाहिए? और ये अधिकारी जो बने ये पिछले 10 साल में पढ़कर स्कूल से निकल कर आए हैं, कॉलेज से निकल कर आए हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जमाने से निकल कर आए हैं पढ़कर? देखिए जल्दी से। सपा सरकार में माननीय योगी जी ने विधानसभा में कहा कि 46 में से 56 एसडीएम एक जात विशेष के हो गए। अखिलेश यादव जी ने जब कहा कि वो लिस्ट दे दीजिए माननीय योगी जी लिस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ पे झूठ बोलो, झूठ बोलने का काम बहुत अच्छी तरह से हमारे भाई कर रहे हैं, और जो ये चाहते हैं वो अब होने वाला नहीं है। जिस तरह से इन लोगों ने सरकार चलाई थी, थानों में घुस के गुंडागर्दी की थी, वो गुंडागर्दी अब होने वाले नहीं है। गुंडों के टांग पंचर कर दिए जा रहे हैं इस सरकार में। और जहां तक आरक्षण की बात है, ये क्या चाहते हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो? आप बताइए, क्या आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पे आरक्षण हो? जवाब दीजिए अशोक। भारत के संविधान में न जाति और धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया गया है, सामाजिक स्थिति के आधार पे आरक्षण दिया गया है। और अगर ये धर्म के आधार पे आरक्षण चाहते हैं तो आज पब्लिक के सामने बोलें। देखिए, हमारे मित्र को शायद इस बात का अभी ज्ञान नहीं है, मैंने इसके पहले बताया है कि कर्नाटक में देवगौड़ा जी की सरकार ने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। आप लोग गूगल करके क्या आप भी चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो? मोदी जी उनको क्यों नहीं अपने गठबंधन से आप चाहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण हो? क्या आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं धर्म के आधार पर? सुनिए ना, धर्म के आरक्षण के देवेगौड़ा जी ने बुरा किया, देवेगौड़ा जी सत्ता से गए, हट गए। अभी आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? देखिए, हम लोग लगातार यही मांग कर रहे हैं। आप लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, ये सुनिए नहीं कीजिए। ऐसा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। सीधे सीधे बताइए कि धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे, और नहीं तो ये लॉलीपॉप और नैरेटिव सेट करना बंद कर दीजिए। धर्म के आधार पे आज तक कोई सरकार, हमारी यूपी में 4 बार सरकार बनी है, कभी आरक्षण दिया गया? धर्म के आधार पे हमारी सरकार 4 बार यूपी। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए। आशुतोष जी, आज खड़गे जी ने कहा कि ये संविधान बचाने का चुनाव है। संविधान तभी बचेगा, आपका आरक्षण तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। तो संविधान खतरे में कहां है? आप लोग जब बात करते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, ओबीसी और दलित से निकाल कर देंगे, तो संविधान खतरे में पड़ता है कि संविधान आज खतरे में? देखिए विद्या जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो बात आप इस मंच से कर रहे हैं, विद्या जी आप मेरे मित्र हैं, कि कॉन्स्टिट्यूशनल बात है ये, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपनी फाइंडिंग्स दे रखी है। और जहां तक कांग्रेस का स्टैंड है, हमने अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी कहा है वो साफ साफ कह दिया है। और अभी फिलहाल इस मंच पर मैं नहीं समझता हूं, तो मैनिफेस्टो में जो कहना था वो साफ साफ कह दिया है। मैं खड़गे जी जो आज कह रहे हैं वो बरगला रहे हैं, विद्या जी वो गुमराह कर रहे हैं क्या? विद्या जी देखिए, हमारे विद्या जी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, विद्या जी बोलने दीजिए, जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो प्राइम मिनिस्टर का काम है प्रेडिक्शन करना, और वो इसी तरह का प्रोजेक्शन देते हैं जिससे कि समाज में ध्रुवीकरण हो, हिंदू मुसलमान की बात हो। अभी मैं नहीं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मसले पर इस तरीके के संवेदनशील मसले पे जा ही नहीं रहा हूं। नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है विद्या जी कि वो जैसा प्रोजेक्शन दे रहे हैं, मैं नहीं समझता हूं कि वो वो सही कर रहे हैं। अभी लालू यादव ने जो कहा उससे सहमत, और अभी हमारे दोस्त ने कहा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे मत जाइए, हम लोग कोर्ट में नहीं खड़े हैं, अदालत में नहीं खड़े हैं। लालू यादव जी तो आपके ही सहयोगी है ना? हाँ,
लालू यादव सहयोगी हैं कि नहीं है आपके? बिल्कुल है ना? उन्होंने जो कहा उससे सहमत है? क्या उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया? क्या उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो कैसे देंगे बता दीजिए। अरे धर्म के अभी भी आपको मालूम है मुसलमानों की कई जातियों को अभी भी आरक्षण मिला हुआ है। विचार होने में मुसलमानों की कई जातियों को अभी भी आरक्षण मिला हुआ है। तो अब जो आप बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे, हर मन से कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण देंगे, कैसे देंगे बताइए? क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मुस्लिम बड़ी संख्या में वोटर हैं। आप बताइए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन हो गया? क्या उन्होंने इंडिया आप लोग सिर्फ बात हवाई बातें कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के हवाई बातें हैं ना, हवाई बातें हैं जो लालू जी कर रहे हैं, जो खड़गे जी कर रहे हैं, ये हवाई बातें हैं। ये सिर्फ मुसलमानों को रिझाने के लिए, ये हमको वोट दे दो, बाद में करेंगे की पुरानी संवैधानिक है। और वो दिन गए, वो दिन फाख्ता हुए। मैं आपको अवजय जी बोलते रहिए, मैं 2 लाइन में आपको बता देता हूँ। हाँ। समंदर ये तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती है, जुबां कुछ भी कहे तेरी, मगर ये तेरे दामन पर लहू के रंग की बुलकारियां कुछ और कहती है। समझ लीजिए। एक आराम से, शोर नहीं, आराम से। पहले मैं सभी प्रवक्ताओं का धन्यवाद देता हूं। मैं बीजेपी प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हैं धर्म की राजनीति यहाँ हम नहीं करना चाह रहे हैं। हम यहाँ चाह रहे हैं कि हम बेरोजगारों का भी बात हो। मोदी जी अपने भाषण में बोले हैं हर साल 1.5 करोड़ रोजगार देने के लिए हम लोगों को पकौड़ा तलवा रहे हैं। MBA BBA और हम LLB करके पकौड़ा तलेंगे। आपका बच्चा पकौड़ा तलेगा? आप क्या करते हैं? LLB कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिला। MBA करने के बाद अरे LLB वाले भैया रुको तो से, मैं आप लोगों के साथ हूँ कि रोजगार होना चाहिए, फिर झगड़ा मत करो। अभी तुम वकील बने नहीं, अभी से शुरू हो गए, वकालत करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि पहले वकालत की पढ़ाई करोगे तभी तो रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आराम जो हो गया उसका नहीं। समस्या जो होती है यूपी में बहुत ज्यादा है। आराम से रहोगे तो पूछने दूंगा। सर यूपी में जो पेपर लीक समस्या हम बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं। 5 साल में शिक्षक भर्ती नहीं, हम लोग BEd किए हैं, LLB किए, MA कर रहे हैं, तो हम लोगों को रोजगार कब मिलेगा? सर मेरा एक क्वेश्चन इस मीडिया से है, क्या ये मीडिया बीजेपी का इंजेक्शन लगा के आती है? बस केवल कुछ बोलना चाहती है? हाँ, मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं ये बताना चाहूंगी कि जब मुलायम सिंह जी के राज में मायावती जी सुरक्षित नहीं हो पाएंगी तो हम आम महिला कहाँ से सुरक्षित हो पाएंगे? तो हम इस बार मोदी जी को नारी शक्ति सुरक्षा और सम्मान के लिए वोट करेंगे। ठीक है जी। बाबू जी खड़े हो जाइए, आइए, नाम बताइए। मेरा नाम जगदीश सिंह, सदर लोकसभा का मैं हूँ वोटर। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या 500 किलोमीटर दूर से जो बॉस हल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं भैया, आराम से अपनी बात करना, हल्ला नहीं करो। हाँ जी, मैं सपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, ये 500 किलोमीटर दूर से हमारे बीच में कैंडिडेट लिया के मरे हैं, क्या वो आजमगढ़ के भौगोलिक स्थिति को समझ रहे हैं या आजमगढ़ के विकास को किए हैं? इसके पहले पूर्व अखिलेश यादव जब यहाँ से चुनाव जीते थे वह यहाँ प्रमाण पत्र लेने तक नहीं आए, तो विकास। ठीक है, एक सेकंड, ये आपसे सवाल है अशोक जी, याद रखिएगा आपसे सवाल। मैं कहता हूँ ये भारत है, यहाँ भारत की संस्कृति है और इस संस्कृति में कमजोर वर्ग का रक्षण ही आरक्षण है। हम गाय को पहली चपाती खिलाते हैं, ये भी आरक्षण है। अब ये उसको धर्म से जोड़ करके देख लेंगे, ये हमारे संस्कार में है, ये हमारे संस्कृति में है। हम चींटी को वाटा खिलाते हैं, ये हमारे संस्कार में है। इसलिए हम धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं करते, बल्कि हम एक योजना बहत जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे इस तरह के लोग हैं, उनको आरक्षण देने की। ठीक, एक सेकंड। हाँ, आराम से। हाँ, नाम बताइए। आशीष कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश विद्युत आउटसोर्स मजदूर संघ का प्रदेश। हो गया, बात कर। मार्च 2023 में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री महोदय ने 3000 कार्मिकों को निकाल के बाहर कर दिया आश्वासन के तौर पे, जो आज भूखमरी के शिकार हो गए। मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक बहाली करेंगे? ठीक, जिनके बल पर विश्व गुरु बनने का सपना देखा जा रहा है, उन अध्यापकों की पुरानी पेंशन कब बहाल होगी? और जो पुलिस के जवान खड़े हैं, या पुलिस के जवान जो खड़े हैं जिनको कुर्सी पे नसीब नहीं होती, जिस हिस्से में आप इंटरव्यू ले रहे हैं जनता का, उन्हें भी पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही। ठीक। सर आराम से, मेरा कुछ सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से
कि जब यह देश वीर जवानों का है तो 16 साल की जो नौकरी थी देश के जो बॉर्डर पर लोग देश को बचाने का काम कर रहे थे, उनको 4 साल की नौकरी आपने क्यों किया? ठीक है, अब रुकिए, एक सवाल समाजवादी पार्टी से है, उसका जवाब दीजिए जो उन्होंने पूछा था, और दूसरे का जवाब आप दीजिएगा। पहले समाजवादी पार्टी। देखिए, ऐसा है, ये लोग लगातार इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं। हमारे धर्मेंद्र यादव जी के बारे में एक चीज आपको बता दूं, बदायूं में जब वो सांसद थे, उन्होंने अपना निजी घर बनाया था। आजमगढ़ में भी उन्होंने मकान नहीं, उन्होंने धर्मेंद्र जी की बात नहीं की, उन्होंने अखिलेश जी की बात की जी। ये सीट अखिलेश जी 2019 में जीते थे, उससे पहले मुलायम जी थे यहाँ पर। ये बता विद्या जी, यहाँ पे आजमगढ़ में आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से 500 मीटर के अगल बगल जितना विकास दिख रहा है सब अखिलेश यादव जी की देन है। 500 मीटर के अगल बगल में सारा विकास अखिलेश यादव जी का है। ठीक है ब्रिजेश जी, यहाँ पे जो विकास की बातें करते हैं ये लोग और कहते हैं कि धर्मेंद्र जी की देन है या अखिलेश जी की देन है, यहाँ पे जब से दिनेश लाल यादव एमपी बने हैं आप देखेंगे यहाँ की सड़कें चमकने लगी हैं। यहाँ पे हमने विश्वविद्यालय बनाया जो कि यहाँ के छात्रों की बहुत जरूरत थी। जल्दी से देखिए, मैं यहाँ के सपा और कांग्रेस जल्दी से दोनों से पूछना चाहता हूँ कि जिस समय सर्वजीत का सर फुटबॉल की तरह खेला जा रहा था तब ये लोग कहाँ थे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ से आज इतना ही, कल बिहार में आपसे मुलाकात होगी।